तो एक टॉपिक लिख लो, कॉलेजियम, ठीक है ना, कॉलेजियम। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं कि कॉलेजियम होता क्या है ना, फिर बताएंगे कि कॉलेजियम का निर्माण कैसे हुआ और तीनों, है ना। तो आज के टाइम में आप देखोगे एक ग्रुप है, जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति है उसको करने के लिए क्या बनाया गया है, एक न्यायाधीशों का ग्रुप, जिसमें कौन होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 होते हैं क्या, सीनियर मोस्ट जज। क्या होते हैं, सीनियर मोस्ट जज, किसके, सुप्रीम कोर्ट के। तो ये 5 लोगों का क्या है, एक ग्रुप है ना, 5 लोगों का क्या है, एक ग्रुप है, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजियम। और यही लोग सिफारिश करते हैं किसको, सरकार को, किसी जज के नाम की। और जिसका ये सिफारिश कर देते हैं 99% केसेस में आप देखोगे सरकार उसी को क्या बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का जज। मेरी बात समझ में आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो हुआ है क्या कि ये कोलिजियम सिस्टम आया कहां से, हमें ये समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो कि कोलिजियम है क्या। तो लिखो पहले कोलिजियम, लिखो कोलिजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सीजेआई, कोलिजियम सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, कोलिजियम सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट, है ना। ये डेफिनेशन तुम लोग लिखी थी कोलिजियम का, है ना। क्या लिखना, सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक समूह है, एक समूह है जो सर्वोच्च न्यायालय में, एक समूह है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर निर्णय लेता है, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर निर्णय लेता है। और देखो बहुत लोग बोल रहे थे मुझसे, सर कोलिजियम पढ़ा दीजिए, कोलिजियम पढ़ा दीजिए, है कि नहीं। तो यहां से देख लो, कोलिजियम अच्छे से पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि हर एग्जाम में चाहे वो प्री हो या मेंस, उसका एक फेवरेट टॉपिक है कौन, कोलिजियम, हमेशा चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि जजेस की नियुक्ति से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, आज के टाइम में एक कोलिजियम है, कोलिजियम में क्या है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 क्या है, अन्य न्यायाधीश, जो कि क्या करते हैं, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर निर्णय लेते हैं। बस इतना ही लिखना, आगे मैं जब जरूरत पड़ेगा तो इसमें और बातें लिखवाऊंगा। तो हमें देखना है कि आखिर ये कोलिजियम सिस्टम जो है आया कैसे, कैसे कोलिजियम हमारे देश में बना। इसके लिए आपको 3 केसेस पढ़ने पड़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम जज केस, द्वितीय जज केस और तृतीय जज केस। मतलब प्रथम न्यायाधीश मामला, द्वितीय न्यायाधीश मामला और तृतीय न्यायाधीश मामला। तो न्यायाधीश मामला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति पर क्या हो रही है, चर्चा हो रही है। पूरा का पूरा मामला किससे जुड़ा हुआ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा कौन, अनुच्छेद 124 की पूरा का पूरा क्या है, व्याख्या से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो याद रखना, लिखो एक केस लिखो, प्रथम न्यायाधीश मामला 1981, प्रथम न्यायाधीश मामला, प्रथम न्यायाधीश मामला 1981, ठीक है ना। इसको बोलते हैं असली में इसका नाम क्या था, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, ठीक है। तो प्रथम न्यायाधीश मामला की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे बोला जाता है एसपी गुप्ता बनाम। तो क्या था ये पूरा का पूरा मामला, क्या था, जजेस के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये एक मामला जो है सीधे सीधे अनुच्छेद 124 की व्याख्या से क्या हो गया, जोड़ करके देखा गया। अब जैसे मैंने बोला कि अनुच्छेद 124 क्या बोल रहा है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करेगा, और नियुक्ति करते समय किससे सलाह लेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से।
अब यहां पर वहां पर लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह से जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। अब सलाह तो सलाह होती है, सलाह को माना भी जा सकता है और नहीं माना जा सकता है कि नहीं? अब इसी को लेकर के इस केस में डिस्कशन हुआ कि जो वहां पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह लेकर के क्या करेगा? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो क्या सलाह को मानना मैंडेटरी है या फिर सलाह को ठुकराया भी जा सकता है? क्योंकि इसको लेकर के हमारा संविधान क्या है? मौन है। वो तो सिर्फ इतना ही लिख रहा है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? अन्य सीजीआई की सलाह से क्या करेगा? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब सलाह मानना मैंडेटरी है या नहीं है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ। और जहां पर संविधान मौन होता है वहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसकी व्याख्या। तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात की व्याख्या करनी थी कि परामर्श मानना जरूरी है या नहीं। और ये केस सुप्रीम कोर्ट का मतलब, एक तो मैंने बताया शिवकांत शुक्ला वाला जो मामला, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एकदम सबसे खराब जजमेंट में से एक, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट सरकार के सामने झुक गया, बोला कि नहीं माई बाप तुम ही हो, अगर इमरजेंसी लगी हुई है तुम जनता का क्या करो? पूरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो सरकार को उसके बाद क्या मिल गया? शक्ति। वो जैसा तैसा कानून बना करके लोगों को क्या कर रही थी? उठा करके जेलों में डाल रही थी। तो ये माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भारत की जनता की हेल्प करने से एक तरीके से क्या कर दिया? मना। अगर वो चाहता तो हेल्प कर सकता था। तो वो एक खराब जजमेंट वो था। दूसरा जजमेंट ये था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जो सलाह देगा कौन? सीजीआई, उसको राष्ट्रपति ठोस कारणों से क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। यानी कि जो सलाह होगी सीजीआई की उसको ठुकराया भी जा सकता है। मानना जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक वर्ड यूज कर लिया, ठोस कारण। ठीक है ना? अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। अब ठोस कारण को भी डिफाइन नहीं किया, ठोस कारण को डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये बोल दिया कि नहीं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सीजीआई की सलाह को क्या कर सकते हैं? ठोस कारणों से मानने से इनकार कर सकते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कोई एक आदमी है जिसको बनाना है सुप्रीम कोर्ट का जज, राष्ट्रपति को सिफारिश किसने की? सरकार ने, मंत्रिपरिषद ने, कि इस आदमी को क्या बना दीजिए? सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है ना? और सीजीआई बोल रहा है कि नहीं, इस आदमी को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? उसने सलाह दे दी कि ये कारण है जिसके कारण इसको जज नहीं बनना चाहिए। अब सीजीआई की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। वो कुछ कारण बता के क्या कर सकता है? सीजीआई की सलाह को नकार सकता है। यानी कि सीजीआई अगर नहीं भी चाहे तो किसी व्यक्ति को जज बना सकती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट का। कौन? सरकार। किसके माध्यम से? राष्ट्रपति के माध्यम से। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है ना? ये चीजें। तो यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जो न्यायिक नियुक्तियों में जो भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जो सुझाव देगा उसको क्या किया जा सकता है? ठोस कारणों से मानने से इनकार किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं प्रथम न्यायाधीश मामला, जिसमें क्या हुआ कि कार्यपालिका पूरी तरीके से हावी हो गई किसके ऊपर? न्यायपालिका के ऊपर। क्योंकि कार्यपालिका का मतलब क्या? प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद वही सलाह दे रहा है किसको? राष्ट्रपति को, कि इस व्यक्ति को उठा के क्या बना दीजिए? जज। क्योंकि ये क्राइटेरिया को क्या करता है? फुलफिल करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को लगता है कि वो व्यक्ति के ऊपर कुछ आरोप लगे हुए हैं या फिर वो उस तरीके से कैपेबल नहीं है, और वो चाहते हैं कि उसको ना बनाया जाए क्या? सुप्रीम कोर्ट का जज। लेकिन यहां पर कार्यपालिका उसके एडवाइस को नजरअंदाज करके उस व्यक्ति को क्या बना सकती है? क्या बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज। इसी को मैं कह रहा हूं कि कार्यपालिका एक तरीके से न्यायपालिका पर क्या हो गई? पूरी तरीके से हावी। ठीक है ना? ये चीजें। तो क्या लिखेंगे? प्रथम न्यायाधीश मामला। और लिखो, इस मामले में
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायिक नियुक्तियों पर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायिक नियुक्तियों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक नियुक्तियों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुझाव को ठोस कारणों से, मतलब उचित कारण, ठोस कारणों से अस्वीकार किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट था, क्योंकि हम लोग तो, मैंने आपको ही बताया ना कि अगर हाई कोर्ट का भी जजेस की नियुक्ति होती है तो लिखा हुआ है क्या कि राष्ट्रपति करेगा और सलाह लेगा किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस राज्यपाल। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा उसको क्या देगा, सलाह देगा, उसका परामर्श क्या है, मैंडेटरी है, उससे परामर्श लेना क्या है, मैंडेटरी। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि परामर्श मैंडेटरी तो है, लेकिन परामर्श मानना मैंडेटरी नहीं है। आप उस परामर्श को क्या कर सकते हैं, ठोस कारणों से इनकार, मानने से इनकार कर सकते हैं। और कहा गया कि ये ऐसा जजमेंट था जिसने एक तो मनमानी कर ही थी सरकार। मैंने अभी 2 एग्जांपल आपको दिया। जब इंदिरा गांधी ने क्या किया था, सीनियर मोस्ट जज को हटा करके क्या बना दिया, अपने पसंदीदा व्यक्ति को चीफ जस्टिस। तो सरकार तो पहले से मनमानी कर ही रही थी, अब खुल करके मनमानी करेगी, क्योंकि वो बोलेगी कि तुम्हारा सलाह का परवाह हम करते ही नहीं है, जाओ, है कि नहीं, हमको जिसको मन करेगा उसको क्या बनाएंगे, चीफ जस्टिस। ठीक है ना, ये चीजें। तो ये सारी बातें यहां से, तो यहां पे एक नोट करके पॉइंट लिख लो, लिखो, है ना, लिखो, देखो इस मामले ने, देखो इस मामले ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में, इस मामले ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में, न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका पर, न्यायपालिका पर, न्यायपालिका पर कार्यपालिका, न्यायपालिका पर कार्यपालिका, कार्यपालिका की प्रधानता, न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी, स्थापित कर दी। ठीक है, तो ये तो पता है ना, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, ये सब चीजें। कोई ऐसा है तो बता देता हूं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में सबको पता ही है। न्यायपालिका मतलब क्या, जुडिशरी, जो हमारे क्या करती है, संविधान की रक्षा का काम करती है। कार्यपालिका मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रधानमंत्री और उसके अंतर्गत काम करने वाले क्या, मंत्री और उनके अलग अलग विभाग, वो क्या बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव। और विधायिका मतलब क्या, आपका जो लेजिस्लेशन, मतलब कानून बनाने का काम करती है, मतलब हमारी संसद, है ना। तो विधायिका हो गई हमारी संसद, कार्यपालिका हो गई हमारी सरकार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्री परिषद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। और न्यायपालिका तो सबको पता है, हमारा न्यायालय वगैरह सब। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो कार्यपालिका की एक तरीके से प्रधानता हो गई ना, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद जिसको सलाह दे देगा, जिस नाम को भेज देगा किसके सामने, राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उससे आसानी से क्या बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज। और सरकार हमेशा से चाहती है कि ऐसे जज हों सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के लिए ज्यादा मुसीबत खड़ा ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले अगर किसी के खिलाफ है तो वो कौन है, केंद्र की सरकार है। उसी को बार बार जाके जवाब देना है कि भैया हम ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं ना। और कोई अड़ियल जज आ गया है ना, तो क्या करेगा, सरकार को काफी ज्यादा परेशान, है कि नहीं। तो सरकार हमेशा ऐसे जज को चाहती है जो सरकार के प्रति नरम रुख रखता हो, ठीक है ना, उसको अपना काम करने दे। खैर, तो मैंने क्या कहा कि प्रथम न्यायाधीश मामले में जो है यहाँ पर न्यायपालिका की प्रधानता किस पर हो गई,
सॉरी, कार्यपालिका की प्रधानता किस पर होगी? न्यायपालिका पर। और ये लगभग 12 वर्षों तक चला रहा। यानी कि 12 वर्षों तक आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट सीजीआई की सलाह को आसानी से ठुकरा सकती थी। कौन? कार्यपालिका यानी कि सरकार। आगे चल करके ये जो मामला था, इसमें जजमेंट था, उसको चैलेंज किया गया फिर से सुप्रीम कोर्ट में। कहा गया कि आपने प्रथम न्यायाधीश मामले में जो जजमेंट दिया है उसको रिव्यू करना चाहिए। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि पृथककरण के सिद्धांत का यहां पर क्या हो रहा है? पूरी तरीके से उल्लंघन। मैं पढ़ा दूंगा पृथककरण का सिद्धांत इसी चैप्टर में, कि पृथककरण का सिद्धांत मतलब क्या, कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों के पास क्या है? शक्तियों का अपना अपनी शक्तियां हैं, और तीनों एक दूसरे से बड़ी नहीं है, सभी एक क्या है? एक समान है, और सभी अपने अपने दायरे में रहकर क्या कर सकती हैं? कार्य करती हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथककरण का सिद्धांत। तो हमारा संविधान क्या करता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में से तीनों को बराबर बराबर क्या देता है? शक्तियां। और सबके काम को क्या करता है? बांटता है। जैसे विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना, है ना, विधि बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है? उसको लागू करना। और न्यायपालिका का काम है कानून की समीक्षा करना। अगर कानून में कोई कमियां हैं, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसको क्या करना? ठीक करना। या कानून सही तरीके से लागू हो, इसको देखना। तो सबके अपने अपने क्या है? काम है। और सभी एक समान है, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। लेकिन ये जजमेंट क्या कर रहा है? कार्यपालिका को बड़ा बना रहा है और न्यायपालिका को छोटा। किसके मामले में? जजेस की नियुक्ति के मामले में। क्योंकि साफ साफ कहा जा रहा है कि सीजीआई का जो एडवाइस है उसको राष्ट्रपति मानने से इनकार कर सकता है, कुछ रीजन दे करके। तो यानी कि कार्यपालिका ऊपर हो गई और न्यायपालिका क्या हो गया? नीचे, कि राष्ट्रपति अब इनकार कर सकता है सीजीआई के क्या? एडवाइस को। तो इसी को चैलेंज कर दिया गया। बोला गया कि ये पृथककरण के सिद्धांत का क्या करता है? एक तरीके से उल्लंघन करता है। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड जज केस। तो लिखो दूसरा न्यायाधीश मामला। ठीक है ना? दूसरा न्यायाधीश मामला। तो जो संस्था थी जिसने चैलेंज किया उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, बनाम भारत संघ। 1993 का ये क्या है? मामला है। तो दूसरा न्यायाधीश मामला, ठीक है ना, 1993। इस मामले को बोलते क्या है हम लोग? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ। ठीक है ना? तो यही वो संस्था थी, है ना, जिन्होंने क्या किया? इस पूरे के पूरे फैसले को क्या किया? दूसरी बार चैलेंज किया। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा न्यायाधीश मामला। ठीक है? और यहीं पर आप देखोगे 9 न्यायाधीशों की क्या बनी? एक बेंच बनी। क्योंकि यहां पर फिर से मामला क्या था? संविधान की व्याख्या का, अनुच्छेद 123 की व्याख्या का। ठीक है ना? और यहां पर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस की बेंच ने जो है ये साफ साफ कहा कि जो पहला न्यायाधीश मामला हुआ उसमें जो निर्णय दिया गया था वो सही नहीं था। उन्होंने व्याख्या की कि अनुच्छेद 124 में जो नाम लिखा हुआ ना, परामर्श लिखा गया है। ठीक है ना? परामर्श, एक्चुअली में परामर्श का मतलब ये नहीं है कि आप परामर्श को ठुकरा देंगे। उसका जो गुण है वो क्या है? एक तरीके से मैंडेटरी है। मतलब राष्ट्रपति की सहमति क्या है? अनिवार्य है। अगर किसी नाम पर किसी नाम पर अगर सीजीआई असहमत है तो राष्ट्रपति चाह कर भी उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में डाल नहीं सकता। यानी कि सीजीआई की सहमति क्या है? यहां पर अनिवार्य, अनिवार्य है। अगर किसी नाम पर सीजीआई असहमत है तो यह नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति उसको क्या कर दे? अपनी मर्जी से उसकी असहमति को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जज बना दे। यानी कि इस न्यायाधीश मामले में एक चीज क्लियर की गई। सबसे पहली बात, कि अनुच्छेद 124 में जो परामर्श शब्द है, तो जो सीजीआई का परामर्श है उसको मानना वो क्या है? जरूरी है ना? उसकी सहमति क्या है? जरूरी है। आप उसको ठुकरा नहीं सकते। पहली बात तो ये। और दूसरा बोला कि यहीं से क्या हुआ? कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत की किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बार बार ये नौटंकी हो रही है कि नहीं? क्योंकि संविधान प्रोसेस की बात तो कर नहीं रहा है। संविधान सिर्फ ये बोल दे रहा है अनुच्छेद 124 की राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह से क्या करेगा? जजेस की नियुक्ति। ठीक है ना?
और उन्होंने ये कहा इस मामले में कि देखिए न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी कि हमारे देश में जो कोर्ट हैं और जो जज हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर के काम कर सकें, जिसको हम लोग एक वर्ड में क्या बोलते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान के मूल ढांचे का क्या है, हिस्सा है। आप उसको तोड़ मरोड़ नहीं सकते। इसीलिए हम एक नई प्रणाली की शुरुआत कर रहे हैं जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, कोलिजियम का। बोला कि अब जो है सीजीआई और 2 अन्य जज, शुरुआत में कितने थे, मात्र 3 ही जज हुआ करते थे, सीजीआई और 2 अन्य जज का एक ग्रुप बनाएंगे जिसको क्या बोला गया, कोलिजियम। और बोला कि इसकी सिफारिश पर ही अब क्या करना होगा, सरकार को जजेस की नियुक्ति करनी होगी। सरकार ने बोला कि ये कहां लिखा हुआ है ना, कहां लिखा हुआ है ये, तो बोला कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक होता है संवैधानिक नैतिकता, हम लोग पढ़े थे एक बार शुरू में, संवैधानिक नैतिकता। अंबेडकर जी ने कहा था कि जहां पर हमारा संविधान मौन होगा वहां पर काम कौन आएगा, संवैधानिक नैतिकता काम आएगा। और नैतिकता यही कहती है कि ना तो कार्यपालिका ऊपर है और ना ही कौन ऊपर है, न्यायपालिका, है ना। और न्यायालय जो है वो क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। ये तो हमारा संविधान का मूल सिद्धांत है। और इस सिद्धांत की रक्षा के लिए हम क्या करेंगे, कोलिजियम सिस्टम का निर्माण, है ना। तो कोलिजियम सिस्टम के निर्माण के पीछे जो तर्क दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो तर्क क्या था कि न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है, मूल ढांचे का क्या है, हिस्सा है, और उसको सरकार खत्म नहीं कर सकती, यानी कि अपनी मनमर्जी वहां पर आप चला नहीं सकते। और इसीलिए वहीं पर से क्या हुआ, यानी कि द्वितीय न्यायाधीश मामले से शुरुआत किसकी होती है, कोलिजियम की शुरुआत होती है। अब एक नया प्रोसेस शुरू किया गया, बोला गया कि सीजीआई और 2 अन्य जज मिलकर के नामों पर क्या करेंगे, विचार करेंगे, और जिस नाम को वो भेज देंगे सरकार के पास कि इसी व्यक्ति को क्या बनाइए, सुप्रीम कोर्ट का जज। अमूमन आप देखोगे कि सरकार को उसको ही क्या बनाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बार बार पूछा है कि कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत कब की गई, तो किस मामले से की गई, सेकेंड न्यायाधीश मामले के बाद कोलिजियम सिस्टम हमारे देश में क्या होता है, लागू किया गया। तो पहले इस मामले में क्या क्या हुआ लिख लो, लिखो लिखो। इस मामले में शॉर्ट में लिखवाता हूं, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम न्यायाधीश मामले में दिए गए, प्रथम न्यायाधीश मामले में दिए गए अपने निर्णय को, दिए गए अपने निर्णय को खारिज कर दिया, दिए गए अपने निर्णय को खारिज कर दिया, खारिज कर दिया। और 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 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय और यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण के लिए कोलिजियम सिस्टम, हस्तांतरण के लिए कोलिजियम सिस्टम, यहां से देख लेना, कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम सिस्टम लागू करने की बात कही, कोलिजियम सिस्टम लागू करने की बात कही, लागू करने की बात कही। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर के लिए क्या बनाया जाएगा, एक कोलिजियम बनाया जाएगा, जिसमें एक होंगे सीजीआई और प्लस क्या होंगे, 2 जज, 2 जज।
और वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि किस व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें पहली बात तो ये। दूसरा बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैंने क्या कहा कि परामर्श जो शब्द है उसको क्या किया है ना, उसकी व्याख्या करनी थी किसको, सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सिर्फ परामर्श, ऐसा नहीं परामर्श नहीं जिसको आप क्या कर सकते हैं, ठुकरा सकते हैं। परामर्श का मतलब यहां पर है सहमति, यानी कि आप बिना सीजीआई के सहमति के किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकते। तो वहां पर ऐसा जो परामर्श शब्द लिखा हुआ है उसकी व्याख्या क्या की सुप्रीम कोर्ट ने, कि ऐसा परामर्श जिसको आप ठुकरा नहीं सकते, आपको सहमति लेना ही होगा किसका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। ठीक है ना, ये चीजें। तो दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, लिखो सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि परामर्श शब्द का अर्थ वास्तव में क्या है, सहमति है। परामर्श शब्द का अर्थ वास्तव में सहमति है, सहमति है। ठीक है, सहमति है। ठीक है ना। तो यानी कि जो फर्स्ट जज केस था उसमें जो निर्णय लिया गया था कि परामर्श को ठोस कारणों से क्या किया जा सकता है, ठुकराया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है, उसको तुरंत चेंज किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। किस नाम पर, आधार से जाना बहुत जरूरी है, क्या, न्यायालय की स्वतंत्रता। न्यायालय की स्वतंत्रता को आधार बना करके कोलिजियम सिस्टम इस देश में क्या किया गया, लाया गया। कोलिजियम सिस्टम की चर्चा हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है, याद रखिएगा। तो कोलिजियम सिस्टम का आलोचना में भी यही लिखते हैं आपको, जब आंसर राइटिंग में आता है कि कोलिजियम सिस्टम की चुनौतियां क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि कोलिजियम सिस्टम के बारे में हमारे संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। तो यहां पर जो सेकेंड जज केस था उसमें बोला गया कि एक क्या बनेगा, कोलिजियम, जिसमें एक क्या होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, और क्या होंगे, दो सीनियर मोस्ट जज, अन्य न्यायाधीश। ठीक है ना, अन्य न्यायाधीश। अब ये क्या करेंगे, अब एक सरकार से बातचीत करके एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर तैयार किया गया, मतलब किस तरीके से जजेस की क्या होगी, नियुक्ति होगी। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, मतलब नियमों का एक क्या बनाया गया, एक नियम बनाए गए कि आखिर कैसे अब जजेस की क्या होगी नियुक्ति। और नियम क्या बनाया गया कि ये जो तीन लोग हैं बैठ के क्या करेंगे, सरकार को क्या देंगे, राष्ट्रपति को क्या देंगे, परामर्श। तो मान लो एक्स को क्या कर दिया इन्होंने, नाम रिकमेंड कर दिया सरकार को कि इस व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज। मान लो सुप्रीम कोर्ट में 33-34 जज है ना भाई, उसमें से एक हमारा सीजीआई है, 33 अन्य जज हैं। 33 में से मान लो 2 पोस्ट क्या हो गया, खाली हो गया। तो 2 पोस्ट खाली हो गया, इसको भरना है, तो भरने के लिए नामों की चयन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि कोलिजियम ने क्या किया, कुछ नामों पर विचार किया और एक्स और वाई 2 नाम हैं उनको भेज दिया किसके पास, सरकार के पास। बोला कि इन नामों, इनको क्या बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया योग्यता है वो रखते हैं। ठीक है ना। अब सरकार सिर्फ क्या कर सकती है, गवर्नमेंट के हाथों में सिर्फ इतनी ही शक्ति है कि इन दोनों व्यक्तियों की वो क्या कर सकती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच, जांच कराने का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो किसका है, कार्यपालिका का हिस्सा है ना, वो तो सरकार के अंदर काम करती है। तो बस है क्या कि नाम मान लो भेज दिया किसने, कोलेजियम ने सरकार को। अब सरकार क्या करती है, इन दोनों जजेस की क्या करेगी, जांच कराएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसकी क्या करता है, जांच करता है, सारा बही खाता निकालेगा कि कहीं इनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं लगा है, कहीं इन्होंने अपने सर्विस में कोई पैसा लेके कोई निर्णय तो नहीं दे दिया। तो जहां जहां इसने काम किया होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे बढ़ा होगा, हाई कोर्ट में आया होगा, हाई कोर्ट से आगे बढ़ के कहां गया होगा, तो मतलब कि जितना जगह इसने सर्विस किया सबकी जांच हो जाएगी। कभी इसने कोई मर्डर तो नहीं किया, दुकान से कहीं चॉकलेट टॉफी तो नहीं चुरा लिया है कि नहीं, सारा कुछ जो है निकाल लेगा कौन, आईबी है भाई, है कि नहीं। उसकी आप देखोगे, आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो आपका भी थाना में क्या क्या आता है, जांच आता है।
कि इस व्यक्ति का नियुक्ति करना है तो आप इसका कैरेक्टर का पता लगाइए। तो थाना जो है आपके घर पर आके पूछेगा अगल बगल से कि लड़का जो था वो सही है कि नहीं, है कि नहीं। तो कोई अगल बगल ने बोल दिया कि नहीं नहीं, एक नंबर का छिछोरा लड़का है कि नहीं। या फिर कोई एफआईआर हो रखी है आपके अगल बगल किसी थाने में, तो आ जाएगा आईबी की रिपोर्ट में कि इसके ऊपर क्या है, एक केस चल रहा है। हो सकता है कि इसी धार पर आपको नियुक्ति देने से मना कर दे कौन, डिपार्टमेंट, है कि नहीं। ये चीजें मेरी बात समझ में आ रही है। तो नॉर्मल नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं उस पर भी क्या होती है, जांच होती है। तो थाना जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के अंदर ही अंदर भेजता है कि इस व्यक्ति का जो है कैरेक्टर क्या है, ठीक है। अगर कुछ केस वेस चल रहा होगा और केस गंभीर हुआ, जैसे कोई भी गंभीर मामला है कि नहीं, तो फिर हो सकता है कि रेलवे है या फिर कोई डिपार्टमेंट है आपको नौकरी देने से क्या कर देगा, मना। क्योंकि पहले दोष सिद्धि या फिर बरी हो जाओ, उसके बाद क्या देंगे, नियुक्ति, है कि नहीं। तो कोई भी क्रिमिनल आदमी को जो है गवर्नमेंट में जॉब मिलना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, तो मैंने क्या कहा कि आईबी की क्या होगी, जांच होगी, ठीक है ना। आईबी की जांच में अगर कुछ मान लो सरकार को आपत्तिजनक मिलता है तो सरकार क्या कर सकती है, इस नाम को वापस भेज सकती है, किसके पास, कोलिजियम के पास। लेकिन अगर कोलिजियम को लगता है कि जो आधार बता करके इन नामों को वापस भेजा गया है वो आधार सही नहीं है, तो कोलिजियम दोबारा से इन नामों को कहां भेज सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। और इस बार अगर भेज दिया तो फिर कोई चारा नहीं है, सरकार को उनकी नियुक्ति करनी ही पड़ेगी एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक तरीके से बैलेंस बना दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ना कार्यपालिका हावी है और ना क्या, न्यायपालिका। सरकार बोलती कि न्यायपालिका हावी हो गई है, लेकिन न्यायपालिका ने कहा कि भैया मेरा आदमी है कि नियुक्ति हो रही है, तो हमको थोड़ा बहुत तो क्या है, पावर होना ही चाहिए। तो यही है आपका मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। आज के टाइम में जो कोलिजियम है वो क्या करता है, नामों को कहां भेजता है, सरकार के पास। सरकार उसकी जांच कराती है। अगर सरकार को कोई रीजन लगता है कि इस रीजन से इस जज को नहीं बनाया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जाना चाहिए, तो वो उस नाम को क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है। किसको, कोलिजियम को। कोलिजियम सरकार की जो वापस भेजेगा तो कुछ नोट, ये कारण है जिसके कारण हमने नाम को क्या किया, वापस भेजा, उस कारणों को देखेगा कोलिजियम। अगर कारण सही है तब तो उस नाम को कोलिजियम भी क्या कर देगा, ड्रॉप। अगर लगा कि बनावटी है कि नहीं, तो फिर कोलिजियम क्या करेगा, उसी नाम को दोबारा से वापस भेज सकता है। यानी कि कोलिजियम जो है वही आखिरी में डिसाइड करता है कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए या नहीं। अगर दोबारा से नामों को भेज दिया तो फिर सरकार के पास कोई चारा नहीं है, सरकार सीधे राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी और राष्ट्रपति उनका क्या कराएगा, शपथ, है ना। तो ये है कोलिजियम सिस्टम जिसको लगाया गया किस में, सेकेंड जज मामले में। बात समझ में आ रही है। तो ये जो मैंने आपको बातों बातों में समझाया वो यहाँ पर पीपीटी में लिखा हुआ है कि द्वितीय न्यायाधीश मामले में कहा गया कि सीजीआई द्वारा अपने 2 वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श से क्या की जाएगी, सिफारिश की जानी चाहिए। और ऐसी सिफारिश को कार्यपालिका द्वारा क्या किया जाना चाहिए, प्रभावी किया जाना चाहिए। लेकिन कार्यपालिका के पास कुछ शक्तियां हैं, जैसे कार्यपालिका क्या कर सकता है ना, पुनर्विचार करने के लिए कोलिजियम को उसके नाम को वापस भेज सकता है जांच के बाद। लेकिन ये कोलिजियम है जो दोबारा से अगर नामों को भेज दे तो फिर कार्यपालिका को क्या करना होगा, उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में करनी ही होगी। ये लिखा हुआ है, इसको क्लास में लिखने की आज जरूरत आपको नहीं है, घर में अपना एक नोट्स अच्छे से बना लेना, ठीक है ना। ये चीजें तो समझना यह है कि सेकेंड जज मामले में जो है क्या हुआ, कोलिजियम सिस्टम को देश में लागू किया गया। और ये क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, यूपीएससी ने ही पूछा है, आगे भी पूछेगा, ठीक है ना। ये चीजें अब क्या था कि एक और मामला हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीसरा न्यायाधीश मामला, ठीक है ना। लिखो, तीसरा न्यायाधीश मामला। ये पीपीटी में भिजवा दूंगा ग्रुप में, है ना। तीसरा न्यायाधीश मामला। कोई डाउट किसी को इसमें अभी तक? फर्स्ट मैंने पूरी कहानी आपके सामने है, पूरा फिल्म है और पूरी कहानी जो है शुरुआत से लेकर के अभी तक सुना दी है ना। ये चीजें हैं। तो कोई अगर मिसिंग लिंक है तो बताओ, उसको भी ठीक। हाँ, हाई कोर्ट का क्यों रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का ही जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठतम। वो जो तुम बोल रहे हो ना,
वो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति होगी उसमें पढ़ाएंगे। कोलिजियम भी दो प्रकार के हैं, एक हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए कोलिजियम अलग होता है और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए कोलिजियम क्या होता है, अलग। तो अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, तो कोलिजियम किसका पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का। जब हाई कोर्ट शुरू करेंगे तो वहां पर अलग कोलिजियम बता दूंगा मैं, ठीक है ना। ठीक है, अब क्या हुआ कि हम लोग को पता, अभी सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे एक अनुच्छेद 143, पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने, करंट अफेयर्स में काफी यूज हुआ है। तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है, वो करंट अफेयर्स का नाम सुनते हुए हंस रही है वो, क्योंकि सर हम तो पढ़ते ही नहीं है करंट अफेयर्स, है कि नहीं ये चीजें। खैर, तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहते तो अनुच्छेद 143 आपको नया नहीं लगता है कि नहीं। तो नया नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही राष्ट्रपति ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट से के पास एक क्वेश्चन भेजा है जिसका वो क्या चाहती हैं, आंसर। तो अनुच्छेद 143 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई संविधान के किसी बात की व्याख्या का प्रश्न है या फिर कानून का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है और वो क्लियर नहीं है किसको, राष्ट्रपति को, तो किससे सलाह ले सकते हैं, राष्ट्रपति से सलाह ले सकते हैं। इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी कार्य क्षेत्र। मतलब अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी मामले में क्या लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट मामले में, है ना। अनुच्छेद 143 उनको ये पावर देता है। अब क्या हुआ कि 1998 में उस समय के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने एक सलाह मांग ली, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। सलाह क्या था, हम लोग याद करो अनुच्छेद 124 क्या लिखा हुआ है कि जजेस की नियुक्ति कर, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय जो राष्ट्रपति है वो सीजीआई और अन्य न्यायाधीश जितने चाहे, जितना वो उचित समझे उतने न्यायाधीशों से क्या लेगा, परामर्श लेगा, है कि नहीं। अन्य न्यायाधीश, उसमें तो कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, 2 3 4 या 5, है ना, ये चीजें। अब राष्ट्रपति ने पूछा किससे, सुप्रीम कोर्ट से, कि आपने जो कोलिजियम बनाया उसमें एक सीजीआई प्लस क्या रखा, 2 अन्य जज, तो क्या वो जो सलाह दे रहे हैं तो क्या सिर्फ सीजीआई की सलाह ही सलाह मानी जाए या सीजीआई के अलावा अन्य जज के सलाह को सलाह माना जाए, और अन्य जज अगर हैं तो कितने अन्य जज होने चाहिए, 2 4 5 6 8 या 10, कितने होने चाहिए, है कि नहीं। इस तरह का सवाल किससे पूछ लिया, सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि वहां पर एक सीजीआई है और 2 क्या है, अन्य जज हैं। तो ये 2 की संख्या कहां से आई, 2 की संख्या लाने के पीछे कोई रीजन होगा, है ना। 2 आप 3 रख देते, 4 रख देते, 5 रख देते हैं, और हमारा संविधान वहां पर क्लियर नहीं है, बोल रहा है कि सीजीआई के साथ साथ अन्य जज। अब अन्य जज कितने, या फिर सिर्फ सीजीआई की सलाह मानना है या सीजीआई प्लस अन्य जज की सलाह माननी है। इस तरह का प्रश्न जो है उसको क्लियर करने के लिए कहा किसने, राष्ट्रपति ने। अब यहां पर जो है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हमारा संविधान साफ साफ कह रहा है कि सिर्फ सीजीआई की सलाह नहीं, सीजीआई के साथ साथ जो अन्य जज है उनकी सलाह को मानना है, किसको, राष्ट्रपति को। और चूंकि मामला क्या है कि कोलिजियम में सिर्फ 2 जज हैं, जितने ज्यादा जज होंगे उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से नामों पर क्या हो पाएगी, चर्चा हो पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस को ध्यान में रखते हुए कि कोलिजियम अगर छोटा है तो बार बार उस पर आरोप लगेगा कि वो अपनी मनमर्जी कर रहा है, भाई भतीजावाद जिसको हम लोग बोलते हैं, अपने ही किसी आदमी को क्या बैठा दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो कोलिजियम को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक सीजीआई के साथ साथ अब कितने होंगे, 4 अन्य न्यायाधीश कोलिजियम में पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे कि कोलिजियम बड़ा हो जाए। अब 5 न्यायाधीश बैठ करके किसी एक जज के ऊपर क्या कर रहे हैं, किसी एक नाम पर क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर गलती होने की संभावना क्या है, बहुत कम है। दूसरा कि सीजीआई अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, क्योंकि अगर सीजीआई भी अगर मनमानी करे तो 4 अन्य जज उसके क्या हो सकते हैं, खिलाफ। मान लो कोई एक नाम है, मान लो 5 जज हैं, ठीक है ना, और एक नाम पर क्या कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। सीजीआई चाहता है कि इसको क्या बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन बाकी 4 जज नहीं चाहते हैं कि उसको क्या बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज। तो क्या होगा, सीजीआई के परामर्श को नहीं मानेंगे, किसके परामर्श को मानेंगे, कोलेजियम के परामर्श को, यानी कि 4 की संख्या इधर 1, तो जीता कौन, 4। तो यही क्लियर कर रहा है कौन, सुप्रीम कोर्ट, कि सिर्फ सीजीआई की सलाह नहीं,
सीजीआई प्लस जो अन्य जज की सलाह है उसको मानना है, किसको? राष्ट्रपति को। सिर्फ सीजीआई की सलाह को आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें। तो यहां पर जो थर्ड जज केस है वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो सेकेंड जज मामले में जो कोलिजियम बना था उसके दायरे को क्या कर दिया गया? बड़ा कर दिया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो अब 3 के बजाय कितने होते हैं? 5। 5 में से कौन? सीजीआई, और 4 क्या? अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना। लेकिन पूरा का पूरा मामला क्या है मैंने आपको समझा दिया। तो लिखो कि 1988 में, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह पावर देता है कि वो क्या कर सकता है, किसी भी कानून के प्रश्न पर सलाह मांग सकता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। जब भी उसको कोई बात व्याख्या करवानी हो, समझ में ना आ रही हो, या कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न हो, वहां पर वो किससे सलाह ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना, ये चीजें। तो लिख लो 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति, 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय? के आर नारायणन। तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने नारायणन ने राष्ट्रपति के आर नारायणन ने अनुच्छेद 143 के आर नारायणन ने अनुच्छेद 140 अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। 3 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत, ये क्या है अनुच्छेद 1? इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग पावर पढ़ेंगे किसके? सुप्रीम कोर्ट के, तब, है ना, के तहत, है ना। क्या लिखा? अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक राष्ट्रपति का संदर्भ, क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय को एक राष्ट्रपति का संदर्भ जारी किया। यहां तक तुम लोग पढ़ ली थी, इसके बाद ही अच्छा कहानी है, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय को एक राष्ट्रपति का संदर्भ जारी किया। तो राष्ट्रपति का संदर्भ का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया, किससे? सुप्रीम कोर्ट से, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का संदर्भ। संदर्भ मतलब यहां पर क्या है, मतलब ऑफिस, संविधान की भाषा में बोलते हैं राष्ट्रपति का संदर्भ, लेकिन इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ने किसी विषय पर क्या मांगा है? सलाह मांगा है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति का संदर्भ, ठीक है ना। ठीक है, तो राष्ट्रपति का संदर्भ जारी किया, तो ये वर्ड का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ने क्या मांगा? किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगा? सलाह मांगा, ठीक है ना। अब वो था क्या? राष्ट्रपति ने क्या पूछा था, ठीक है ना। तो यहां पर राष्ट्रपति ने वही पूछा कि अनुच्छेद 124 और 217 में जो परामर्श शब्द लिखा हुआ है उसकी क्या कीजिए, आप व्याख्या कीजिए कि परामर्श किसका परामर्श? क्या सिर्फ सीजीआई का परामर्श मानना हमको बाध्यकारी है, या फिर सीजीआई के साथ साथ जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका परामर्श मानना हमारे लिए बाध्यकारी है? क्योंकि सीजीआई चाहता है कि इस व्यक्ति को क्या बनाया जाए? सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन 4 अन्य न्यायाधीश चाहते हैं कि उसको जज ना बनाए। तो हम किसका सलाह मानेंगे? किसके सलाह मानना मेरे लिए बाध्यकारी है? सिर्फ सीजीआई का, या फिर ओवरऑल जो कोलिजियम हमको परामर्श दे रहा है उसका? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये क्या करना था, है ना, इसकी व्याख्या करनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की कि सीजीआई का अकेले का सलाह नहीं, जो सीजीआई प्लस जो अन्य जज उनके जो सलाह होंगे उसको, परामर्श को मानना आपके लिए क्या है? मैंडेटरी, मतलब उसका जो है सलाह जो है आपके लिए क्या है? बाध्यकारी जैसा, या फिर उसका सहमति क्या है? जरूरी होगा, ठीक है ना। तो लिख लो इस बात को, इस मामले में लिख लो, इस मामले में
राष्ट्रपति द्वारा, इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217, देखिए अनुच्छेद 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है ना, और 217 किसके बारे में है, हाई कोर्ट। जब हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि भाई कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, तो सीजीआई की सलाह पर, सीजीआई प्लस उस राज्य उस स्टेट के राज्यपाल के सलाह पर, ठीक है ना। तो सलाह जो शब्द है, परामर्श शब्द है, वो दोनों जगह क्या किया गया है, यूज किया गया है। 124 किस्म के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात करता है और 217 किसकी बात करता है, हाई कोर्ट की, ठीक है ना। और दोनों में सलाह शब्द क्या है, यूज किया गया है, ठीक है ना। तो लिख लो कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में परामर्श शब्द की व्याख्या के लिए, परामर्श शब्द की व्याख्या के लिए एक संदर्भ जारी किया, है ना, जारी किया। और सवाल मैंने लिख दिया है, व्याख्या के लिए एक संदर्भ जारी किया, ठीक है। सवाल क्या था कि क्या परामर्श के लिए सीजीआई के साथ साथ कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता है, या सीजीआई की एकमात्र राय अपने आप में एक परामर्श बन सकती है ना। तो वहां पर क्लियर नहीं था ना, 124 बोला कि सीजीआई और अन्य जज जिसको राष्ट्रपति क्या समझे उचित, उससे क्या लेंगे, परामर्श, ठीक है ना। और वहां पर राष्ट्रपति ने पूछ लिया सुप्रीम कोर्ट से कि सिर्फ सीजीआई की सलाह या सीजीआई प्लस अन्य जजेस की सलाह हम क्या करेंगे, से सलाह लेंगे, या उसके परामर्श को मानना मेरे लिए क्या है, जरूरी है। तो आप देखोगे यही प्रश्न था जिसका उत्तर किसको देना था, सुप्रीम कोर्ट को। तो लिख लो, सवाल यह था कि क्या, देखो ये सब समझना बहुत जरूरी है, तभी एक टॉपिक आपको क्या होगा, क्लियर। सवाल यह था कि क्या परामर्श के लिए सीजीआई के साथ, क्या परामर्श के लिए सीजीआई के साथ कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता है, इसको लिख लो पूरा, है ना। तो परामर्श के लिए सीजीआई के साथ कई न्यायाधीशों के साथ परामर्श की आवश्यकता है, या क्या सीजीआई की एकमात्र राय अपने आप में एक परामर्श बन सकती है। ठीक है ना। और यहां पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीजीआई की एकमात्र राय नहीं, सीजीआई प्लस अन्य जज की राय मायने रखती है, सीजीआई की अपनी एकमात्र राय नहीं बन सकती। और यहां पर इसी फैसले में उन्होंने क्या किया, जब व्याख्या करने का जो, तो यहां पर आप देखोगे उन्होंने साफ साफ कोलिजियम का क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। यानी कि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि द्वितीय न्यायाधीश मामले में जो कोलिजियम बनाया गया था उसका विस्तार किस मामले में किया गया, तो किस मामले में किया गया, तीसरा न्यायाधीश मामला। तो 1+2 जज थे, उसको कितना कर दिया गया, 1+4, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 5, 3 से बढ़ा कितना कर दिया गया, 5। तो लिख लेना कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, देखो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा या फिर फैसला सुनाया कि मुख्य न्यायाधीश को शॉर्ट में लिखते हैं, मुख्य न्यायाधीश को अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से, मुख्य न्यायाधीश को अन्य 4, क्योंकि नियुक्ति का ही मामला चल रहा है तो नियुक्ति बार बार क्या, आपको इतना तो अंडरस्टूड है कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जजेस की नियुक्ति की। तो मुख्य न्यायाधीश को, है ना, अन्य 4
वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा जिससे कोलिजियम प्रणाली का क्या हुआ, विस्तार हुआ। कोलिजियम प्रणाली का विस्तार हुआ। कोलिजियम प्रणाली का विस्तार हुआ। प्रणाली का विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये 3 जज केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहला प्रथम जज मामला क्या था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया था कि जो सीजीआई का परामर्श है उसको ठोस कारणों से क्या किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है ना, और वो काफी खराब फैसला माना जाता है क्योंकि कार्यपालिका उसमें हावी हो गई, किसके ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, अपनी मनमर्जी यहां पर कर सकती थी। फिर इस पूरे के पूर्ण निर्णय को चैलेंज किया गया कहां पर, द्वितीय न्यायाधीश मामले में। और द्वितीय न्यायाधीश मामले में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो प्रथम न्यायाधीश मामले में जो जजमेंट हुआ था वो एक तरीके से पृथककरण के सिद्धांत का क्या है, पूरी तरीके से उल्लंघन करता है। और न्यायालय की स्वतंत्रता क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और केशवन भारती केस में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाया नहीं जा सकता, मतलब उसको आप तहस नहस नहीं कर सकते। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब से जो है एक कोलिजियम सिस्टम बनेगा और कोलिजियम सिस्टम की सलाह के बाद ही क्या होगी, जजेस की नियुक्ति होगी। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। और कहा कि देखिए जो व्याख्या अनुच्छेद 124 जो परामर्श शब्द कह रहा है, तो ऐसा परामर्श जिसको आप ठुकरा नहीं सकते, वहां पर आपको सीजीआई की सहमति लेनी ही होगी, है ना, ये चीजें। तो द्वितीय जज केस के बाद क्या हुआ, कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। और थर्ड जज मामले के बाद क्या देख रहे हैं हम लोग, कोलिजियम सिस्टम का क्या हुआ, विस्तार हुआ। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, विस्तार हुआ थर्ड जज केस और शुरुआत हुई सेकंड जज केस। ये छोटा सा क्वेश्चन बार बार पूछा है कहां, आपके बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है ना, ये चीजें। तो ये तीनों जज के, चूंकि ये मामला इतना गंभीर है कि लोगों को समझ में आता नहीं कि कोलिजियम की शुरुआत हुई कहां से, इसलिए मैंने आपको पूरे डिटेल में क्या पढ़ा दिया, तीनों के तीनों केसेस को। ठीक है ना। तीसरा जज मामला कोई केस नहीं था, राष्ट्रपति का एक संदर्भ था, जिसमें राष्ट्रपति ने व्याख्या करने के लिए कहा किसको, सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने उस व्याख्या करते समय जो है क्या किया, कोलिजियम के दायरे को बढ़ा दिया। क्योंकि कोलिजियम पर आरोप लगना शुरू हो गया था कि कोलिजियम भाई भतीजावाद कर रहा है, अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और इसलिए कोलिजियम के दायरे को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, ताकि ये आरोप ना लगे। अब एक जज पर तो आरोप लगा सकते हो, 2 लोगों पर आरोप लगा सकते कि वो मनमर्जी कर रहे हैं, लेकिन 5-5 लोग बैठ करके वहां पर क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हम 5 लोगों के इंटीग्रिटी पर जो है सवाल नहीं उठा सकते, है कि नहीं। तो दायरा बढ़ा करके सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा ही किया, ताकि लोग ये ना कह सके कि सीजीआई मनमानी कर ले रहा है या सीजीआई का दोस्त बैठा हुआ है उसके साथ, वो लोग दोनों मिलकर के क्या कर ले रहे हैं, है ना, वहां पर मनमानी कर रहे हैं। तो सीजीआई ने क्या, कोलिजियम का दायरा हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है ना, ये चीजें। अब देखो, है ना, तो मैंने क्या कहा, आपको बताया था तरीका कि एमओपी बनाया गया है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। ठीक है ना। और मैंने कहा कि जो कोलिजियम है 1+4 वो क्या करते हैं, नामों की सिफारिश करता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और जिस नाम की सिफारिश होती है बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, उसकी जांच। और जांच के बाद अगर उसको लगता है कि क्या है, कि कोलिजियम इस पर नाम पर दोबारा से विचार करे, तो उस नाम को क्या कर सकता है, वापस भेज सकता है। लेकिन कोलिजियम अगर दोबारा से क्या कर दे, उसको उसी नाम को वापस भेज दे, यानी कि कोलिजियम संतुष्ट नहीं है सरकार के आपत्ति से, तो कोलिजियम उस नाम को क्या कर सकता है, दोबारा से वापस भेज देगा। तो इस बार जो है गवर्नमेंट को क्या करना होगा, प्रेसिडेंट को उस नाम को भेजना होगा, और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में उसकी क्या कर देंगे, नियुक्ति। तो ये अन्य न्यायाधीशों के मामले में क्या चलता है, ये वाला प्रोसीजर। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में भी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में आप देखोगे, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में आप देखोगे क्या है, प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना।